स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया ना? देखो, सबसे पहले बेटा कम से कम एक चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ना है, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 3 से 4 बार रिवीजन करना ही करना है। PYQ पूरे पढ़ना है, मॉडल पेपर पूरे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब। जो 1-2 बार पढ़ेगा उसको ऑब्जेक्टिव भी याद नहीं रहेगा, समझ के पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए बुक के अंदर जो पहले से पढ़ रखा है, टिक लगा रखा है, उन टॉपिक्स के ऊपर ही मेहनत करें, है ना। उसके बाद घंटों घंटों के वीडियो देख के टाइम बर्बाद ना करें, माइंड की एनर्जी को लॉस ना करें, खासकर लास्ट टाइम में। देखना है तो अभी देखें। मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? अब यहां से हर बार आ चुका है कि सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? फिर आते हैं पहले ही पेज पर जहां टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। क्या लिखा है? एक बार बहुत जल्दी से उसकी ब्रीफिंग कर रहे हैं अपन। मुझे लग रहा है वहां से कुछ ना कुछ आएगा। नोट्स में भी बने हुए हैं, बुक में भी है, आपको जहां से देखना हो। केमिस्ट्री में भूलने का मैटर क्या है मैं बता दे रहा हूं। आप केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन भूलोगे तो रिएक्शन समझदार बच्चा आज जाके सारी रिएक्शन की लिस्ट बना लेगा, 30-25 जितनी भी हैं, और उनको आज पढ़ेगा, फिर कल फिर पढ़ेगा, फिर परसों फिर पढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंशियली कुछ भी आ जाए, बाहर से भी रिएक्शन आएगी तो वो कर देगा। और जो बच्चा सिर्फ एक दिन पहले रात में बैठ के पढ़ेगा वो बच्चा नहीं कर पाएगा। सुन लिया? सिर्फ रिएक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, आपने जैसा पढ़ रखा है, जरूरी नहीं जैसा मैं पढ़ाऊं। मैं NCERT में जैसा दिया है वैसा पढ़ाऊंगा। आपने कुछ और कहीं से बुक से इजी मेथड से कर रखा है, आपको वो याद है, आप उसको करें, नो डाउट, पर रिवीजन करें। रिएक्शन है। केमिस्ट्री के बारे में ऐसे नहीं कहा है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा। आज रात में पढ़ी, सुबह सफा, ऐसे ही नहीं बोला उसको। ये देखो, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर के मेरा टारगेट है कि मैं इसमें से देखिए, टिक करो होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? और ये टिक करने के साथ अभी हाथों हाथ पढ़ लो। अपने को थोड़ी पता है कि कल जाके घर पे पढ़ेंगे। हाथों हाथ इसको क्या कर लो, रीड कर लो। उसके बाद सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। ये टेबल में फिर से बोल रहा हूं, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। नो डाउट ये बड़े नंबर में आ जाए तो अपने सारे के सारे डेरिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एजेट्रोपिक डिफरेंस, स्टेप डेविएशन, ये सारे डिफरेंस धरे के धरे जाएंगे। इसके पूछ लेगा 4 नंबर में, 3 नंबर में। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, फिर मैं बात करता हूं। इसका एग्जाम्पल देखो, गैस, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कौन होंगे? ये तो पता है ना, इसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट। मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। पढ़ो एग्जाम्पल, पढ़ो इसके कि भैया लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हर बार कौन होगा? सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट हर बार गैस होगा। अब आपसे ऑब्जेक्टिव बना के पूछ ले कि व्हाट विल बी द सॉल्वेंट इन गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में गैस क्या होगा? सॉल्वेंट। बाकी एक बार गैस, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड क्या होंगे? सॉलिड होगा तो क्या होगा? कैम्फरिन। क्वेश्चन आया कैम्फरिन नाइट्रोजन कैसा सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे गैसियस। इसके कंपोनेंट लिखिए तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्वेंट कौन होगा इसमें? गैस। सॉल्यूट क्या होगा इसमें? सॉलिड। समझ गए? क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर किस टाइप का है, तो आप बोलोगे ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट लिक्विड है और गैस सॉलिड है। समझ गया क्या क्वेश्चन आएगा? ठीक है, इथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व करो, दोनों क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज डिजॉल्व करो वाटर में, गैस डिजॉल्व करो
कॉपर डिजोल्व करो गोल्ड में, कैसा एग्जाम्पल है? ये पढ़ना जरूर, इससे हमारा न्यूमेरिक एग्जाम्पल का ऑब्जेक्टिव का मसला भी हल हो रहा है, बड़े क्वेश्चन का मसला भी हल हो रहा है, इसको बाय हार्ट याद कर लेना। अब बोलोगे पहले कभी आई नहीं है, तो पहले से कंपैरिजन मत करना, कुछ बातें ऐसी आती हैं जो पहले कभी नहीं होती है, ठीक है? इसलिए थोड़ा दिमाग जरूर लगाना। रिपीटेड क्वेश्चन अपनी जगह हैं, उससे हम पैटर्न को पकड़ सकते हैं, लेकिन 100% पैटर्न को नहीं पकड़ सकते। बोर्ड एग्जाम है ये, और कोई बहुत हल्की फुल्की बोर्ड एग्जाम भी नहीं है कि चलो यही आना है इसमें। चलिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आने के क्वेश्चन चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी छोटी छोटी बातें पढ़ ले। द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऑफ सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट का परसेंट टोटल सॉल्यूशन में। फार्मूला क्या है? कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मास ऑफ द, फार्मूला इसको क्या बोलेंगे? W बाय W। एग्जाम्पल लिख के आना जरूरी है, नोट्स में मैंने बता रखा है। पहले क्या लिखना है? डेफिनेशन। फिर क्या लिखना है? क्या बोला मैंने? पूरे सॉल्यूशन में या तो सॉल्यूट का मास का परसेंट या सॉल्वेंट का मास का परसेंट इनटू 100, ठीक है? मास ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, तो दोनों किस फॉर्म में होंगी? लिक्विड के फॉर्म में। एक कंपोनेंट का वॉल्यूम, टोटल का वॉल्यूम इनटू 100, परसेंटेज है तो 100। नेक्स्ट एग्जांपल, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय, इसमें एक कंपोनेंट, इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि कौन सी कंसंट्रेशन की यूनिट फार्मेसी और मेडिसिन में जनरली यूज होती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है भैया, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, ट्रेस अमाउंट में जब सॉल्यूट मिक्स करें तो क्या होता है? फार्मूला देखो, कंपोनेंट के पार्ट टोटल पार्ट इनटू 10⁶। एग्जांपल देखो, एग्जांपल, पॉल्यूशन को नापना है, वाटर पॉल्यूशन नापना है, एयर पॉल्यूशन नापना है, तो इसको इसका यूज करेंगे। इसकी और दूसरी यूनिट क्या है? तो हमने बोला इसकी दूसरी यूनिट म्यू ग्राम मिली ml लीटर आर। तो पार्ट्स पर मिलियन को और क्या कहते हैं? तो मिलीग्राम। ठीक है, ये भी 10⁶ ही है ना? 1 मिलीलीटर में 10⁻⁻⁶, ये वही है, ठीक है? 10⁶ कर लोगे। मोल फ्रैक्शन, अब यहां पे टोटल मोल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑल कंपोनेंट इन दोनों, पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और यहां या तो सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के। फार्मूला देखो क्या है? Na अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे x है, और अगर x भी लिख दें तो समझ गए? अरे मोल फ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद घर पे जाके वापस से इसी चीज को पढ़ना, नोट सामने रखना, बुक सामने रखना, और फिर से पढ़ देना। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा पढ़ना। कम से कम 4 चैप्टर ऐसे रखना जिनमें आप कॉन्फिडेंट हों। ऑब्जेक्ट आईएमपी की बजाय चैप्टर अच्छे से कवर करें आप। जैसे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बहुत ईजी है, पूरा पढ़ लो उसमें से आईएमपी की कोई गुंजाइश ही मत रखो। हालांकि उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, पर कोई गुंजाइश मत। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ईजी है, उसमें मालूम है आईयूपेक पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें मान लो आइसोमरिज्म पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें मान लो डेफिनेशन लिगेंड वगैरह की जितनी भी डेफिनेशन है पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना। समझ गए? जैसे देखो, बच्चे ने सारी डेफिनेशन पढ़ ली पिछली बार, लेकिन होमोलिप्टिक है वो हेटेरोलिप्टिक छोड़ दी क्योंकि वो आखिरी में। उन्होंने कहा अरे यार हेटेरोलिप्टिक होमोलिप्टिक कभी आया क्या, फिर आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को 4 चैप्टर करने, 5 करने, 3 चैप्टर करने हैं, पर उसमें कुछ भी आ जाएगा तो मैं करूं। बचे हुए चैप्टर से आप आईएमपी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, और हर चैप्टर से आईएमपी निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं आप। ठीक है, मेहरबानी करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चैप्टर में रिस्क नहीं लेना है। ठीक है,
नर्स्ट इक्वेशन भी इवन करना है। अब ये मत बोलना कि अगली बार आ गई थी, पिछले साल आ गई थी, अब नहीं करेंगे हम, बहुत टफ थी। ठीक है, मैं मतलब जब तक मेरे सामने पेपर नहीं आया बड़ा टेंशन था कि कहीं हाइगन्स वो डबल स्लिट नहीं आ जाए, डबल स्लिट नहीं आ जाए। मैंने कोशिश की थी कि यार वो अब करा देंगे, दूसरे रिवीजन में कभी हो ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं रहा बचा। अगर 8-10 दिन की छुट्टी मिलती तो मैं करा देता, अच्छा हुआ नहीं मिली छुट्टी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे, हटाओ। जिन बच्चे को, मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल आता है वो इस एग्जाम्पल को कर लेगा। क्या बोल रहा है ये? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो पहले तो मोल फ्रैक्शन अगर मेरे को चाहिए सॉल्वेंट का, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ, और यहां पे टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, ये लिख दूंगा मैं। अब मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है। तो पहले लिखेंगे गिवन मास, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बता रहा हूं, किसका फार्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये फार्मूला देखना, बहुत ध्यान से समझना, वो ऑब्जेक्टिव में इस पे बना के दे देगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स दे देगा और बोलेगा कि इसका कितना मास डिजॉल्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, सुन लिया सबने? जिसको आ जाए ये जरूर करें, जिसको नहीं आए छोड़ दें। मोलरिटी वाली डेफिनेशन को हल्के में ना लें और मोलरिटी और मोलरिटी के डिफरेंस को भी हल्के में। सुन लिया सबने? सुन लिया? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इन 1 लीटर। एग्जाम्पल, मोल लीटर इनवर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम, यूनिट मोल लीटर इनवर्स। एग्जाम्पल भी लिखे हैं। फिर आते हैं अपन इसके ऊपर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर 1 नंबर में आ सकता है। फिर रही बात आईएमपी की, तो मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं, अभी टाइम है, आज जाके अच्छे से इसको सॉल्व करना। देखो मोल्स, पहले फार्मूला देखो मोलरिटी का, काय का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स, काय का, यहां पे मैं कर ही देता हूं इसको थोड़ा वाला फार्मूला। इस ये नहीं लगाएं तो आप ये वाला लगाएं, यहां लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, कुछ नहीं लगाना आपको, इनटू। अभी यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, कैसे बनाना है? नंबर ऑफ मोल दिए क्या? नहीं, गिवन मास है और इसका मोलर मास निकालना है आपको। तो गिवन मास कितना है? 5, और NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। और टोटल वॉल्यूम इनने 450 कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? और ये दिया है ml में, काय में दिया है? अपने को इसको लीटर में बनाना है तो ml को काय से डिवाइड कर दोगे, ये फार्मूले में यही बोला गया है। ठीक है, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो लीटर इनवर्स बच जाएगा। ठीक है, बस आप कैंसिल आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो बढ़ो आगे। मोलरिटी, जब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सुनना जरा, पर किलोग्राम सॉल्यूशन नहीं बोला है, सॉल्वेंट बोला है। सॉल्यूट काय में डिजॉल्व करें? 1 लीटर सॉल्वेंट में। ये थोड़ा सा एक दो वर्ड का डिफरेंस है। फिर फार्मूला, फिर एग्जाम्पल, और यूनिट क्या हो गई इसकी? मोल किलोग्राम इनवर्स। यूनिट पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, चलो डिफरेंस करके आ जाओगे। ये वाले क्वेश्चन जिनको जरूर बने तो जरूर करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बाकी लोग नहीं करें। सॉल्युबिलिटी क्या है? गिवन टेम्परेचर पर किसी स्पेसिफिक अमाउंट में, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि गिवन टेम्परेचर पर स्पेसिफिक अमाउंट पे सॉल्यूट के डिजॉल्व होने को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, सुन लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। ये याद रखें, ये पढ़ के जाएं। लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व, इसका मतलब अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होएगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है
तो नॉन पोलर में डिजोल्व होएगा, है ना। इसके लिए इसको लेकर अब आप इस पेज में कुछ पढ़ें तो वहां आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड और शुगर काई में डिजोल्व हो रहे हैं, पर नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट डिसॉल्व। अब क्वेश्चन दे देगा नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन आर सॉल्युबल इन वाटर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये काय में डिजोल्व हो जाएंगे। बेंजीन, सोडियम क्लोराइड, शुगर बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगे, वाटर में होंगे। क्यों, समझ आया? क्योंकि ये लाइक है तो लाइक में डिजोल्व होंगे। लाइक कैसे? NaCl, लाइक NaCl, Na और Na पॉजिटिव Cl में टूटता है, वाटर H और OH में टूटता है, समझ गए? तो जो जैसा है उसके साथ ही मिक्स होएगा, ठीक है। एक जैसे के साथ मिक्स होंगे, समझ गए? सैचुरेटेड की डेफिनेशन आ गई। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक इनफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व नहीं किया जा सकता इजीली, बिना मेहनत के। अगर डिजोल्व करना है तो या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या उसको स्टिर करना पड़ेगा, या प्रेशर देना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन पढ़ के जाना, घबराना मत। अनसैचुरेटेड और सॉल्यूशन को डिजोल्व किया जा सकता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ना। अब मान लो मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाया, तू जा यार, समझ नहीं आता तुम लोगों को, साल भर हो गए ऐसे करते करते। देखिए इधर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं आता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाए। और मान लो उन्होंने कहा यहाँ तो इतना पढ़ा, आया तो है नहीं। अरे तो कसम थोड़ी है इसकी, नॉलेज के लिए पढ़ लो, सिलेबस में तो है ना। कुछ चैप्टर तो अच्छे से पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। टिक करो, जरूरी नहीं है सबको पढ़ना है, ठीक है, आना चाहिए, पर मैं चाहता हूं आना चाहिए। ली चैटलियर बताता है कि कैसे, क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉलिड और सॉलिड में लिक्विड को डिसॉल्व करने पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर का रोल बताता है सॉल्युबिलिटी के लिए, कि सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का क्या रोल है। तो ये कह रहा है अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक हो रही है, कौन सी रिएक्शन? डिसोल्यूशन रिएक्शन। कैसी हो रही है भैया? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। याद रखना, ये क्या कह रहा है? इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस इंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है भाई साहब? कि रिएक्शन जब होगी जब टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, कि हीट रिक्वायर्ड फॉर हैपनिंग रिएक्शन। इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस ऐसी चीज मिक्स कर रहे हो जो एक्सोथर्मिक है, जिसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है? एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ये कह रहा है कौन? ली चैटलियर, है ना। तो इस केस में डेल एच, इंडोथर्मिक में डेल एच ज्यादा होगा 0 से, एक्सोथर्मिक में डेल एच। ये ऑब्जेक्टिव के मैटर पे हिसाब से भी कर लें। प्रेशर का क्या इफेक्ट होएगा, इसको देखते हैं। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ट्रू है कि फॉल्स है? ये लाइन आ जाए, ट्रू है कि फॉल्स है, ये लाइन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक मैंने पीछे बताया, मैं वापस से रिकैप कर रहा हूं। सुने वापस से। मैंने क्या बोला? पहला मैंने बोला, सुनना भैया इधर सुने, पहला मैंने बोला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, उनके एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद क्या बोला?
अब मेरी बात सुनो, ये टॉपिक है, अच्छे टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक एवरेज मेंटल लेवल वाला इंसान इन चैप्टर्स को पढ़ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ न्यूमेरिकल आपको टफ लग सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। सुन लिया? ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से आपको क्या पढ़ाया? ली चैटलियर पढ़ाया। क्या पढ़ाया? वो कह रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी डिजोल्यूशन की तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताइए वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का नाम बताइए जो मेडिसिन और फार्मेसी में जिसका यूज होता है। कौन सी है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म? नहीं, पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलो। हेनरी का लॉ, हेनरीज लॉ कहता है गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। अब मेरी बात सुनिए, अपने को हेनरी का लॉ पता है, उसका क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है, सब पता है, पर अपन ने रट्टा मार लिया और अपने को ये नहीं पता कि हेनरी किसके ऊपर बात कर रहा है। और उनने पूछ लिया हेनरीज लॉ इज एक्सप्लेन व्हाट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन किसके बारे में बताता है? किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की। किसमें? लिक्विड। ठीक है, ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। जैसे ये पानी है या कुछ भी है, यहां ऑक्सीजन है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितना प्रेशर लगाएगी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का प्रेशर जितना होगा इस लिक्विड के ऊपर उतनी क्या होगी? ऑक्सीजन डिजॉल्व। यहां पे बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दूसरी गैसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर लिक्विड पे कितना है वही डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन कितनी डिजॉल्व होगी। ठीक है, लिख के आ जाओगे? अरे लिख के आओगे कि नहीं आओगे? हाँ, लिख के आ जाना। ये वाला फार्मूला, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ये हटाया तो क्या लगाएंगे? हेनरी कांस्टेंट। ये के कौन है? हेनरी कांस्टेंट। ओके, चलो कर लोगे ना? अरे करोगे कि नहीं करोगे? ये डायग्राम बना के दे देगा कि बोलो क्या बता रहा है ये? हेनरीज लॉ को बता रहा है। किसको बता रहा है? नहीं देगा, इतना जुल्म नहीं करेगा आपके ऊपर। पिछली बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अब बोलो। अब आ चुका है तो जिसको इजीली बनता हो कर लें, नहीं बनता हो छोड़ें, है ना? हैवी क्वेश्चन है, समझा? लो समझो मेरा क्या जा रहा है। नाइट्रोजन गैस के कितने मोल डिजॉल्व होंगे? नाइट्रोजन गैस के अगर 1 लीटर में अगर पार्शियल प्रेशर 0.987 है तो पहले तो हम इसका फार्मूला लिखो। ठीक है, ये अब इसमें पहले हम एक्स मोल फ्रैक्शन पूछा है तो एक्स निकालें। एक्स निकालना है, सॉरी एक्स, तो पी के अपॉन में कौन आ जाएगा? के एच। पी कितना दिया हुआ है? 0. हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ बेटा? किलो बार। क्या दिया हुआ है? किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या आया? अभी मोल फ्रैक्शन आया है, लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स वन कंपोनेंट और टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इनटू, तो नंबर ऑफ मोल्स ही पता करना था, है ना? अब हमने बोला मान लो ये जो है सॉल्यूट या सॉल्वेंट बहुत कम है। 1 लीटर का जो मोलरिटी होती है वो 55.5 होती है। कितनी होती है 1 लीटर के लिए? और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां एन पूछा है और एक्स कितना लेके आए हो आप? 1.29 ये लेके आए हो। ये 55 उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा? ठीक है, घर पे एक बार करके देखें इसको, जिनको आ जाए जरूर करें। मैं अगेन कह रहा हूं भैया, हेनरी की एप्लीकेशन पढ़ना। क्या पढ़ना? क्या पढ़ोगे हेनरी की एप्लीकेशन? बोलो भैया बोलो। वाई वाले क्वेश्चन आएंगे कि हाई प्रेशर से बॉटल को सील क्यों किया जाता है? क्या क्वेश्चन आएगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि स्कूबा डाइवर हीलियम
अंडर भर के क्यों ले जाते हैं? नाइट्रोजन की बजाय हीलियम को भर के क्यों ले जाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जाने के बाद नीचे, जितने नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया कि नीचे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमने ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले ली वो कहाँ चली जाएगी? हमारी ब्लड वेसल्स में। और जब इंसान बाहर आता है, कहाँ आता है? तो ब्लड वेसल्स में वो बबल बना लेते हैं जिनको कहते हैं बेंट्स। ये क्लिनिकली कंडीशन होती है जिससे बहुत पेनफुल होता है, समझ गए? और ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा जाएगा? कम। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, जिससे ब्रेन के में सोचने समझने की पावर कम हो जाएगी, जिसको बोलेंगे एनोक्सिया। इसके एप्लीकेशन पढ़ लोगे, पढ़ के जाओगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के दिख रहे हैं पढ़ लोगे सब लोग। टेम्परेचर के बारे में यहाँ देखो, ये लाइन गैस लिक्विड डिक्रीज विद राइट टेम्परेचर, 2-4 बार पढ़ो तो ये जो लिखा है इसको 2-4 बार पढ़ो तो जिस पे मैंने गोला लगाया 2-4 बार पढ़ो जरा। प्लेस चेंज कर लो, प्लेस चेंज कर लो, जल्दी। हाँ जल्दी चेंज कर लो, नहीं तो भगा दूंगा मैं। जल्दी चेंज करो। ये फिर एक ही में आती है सप्लीमेंट्री, याद रखना। सप्लीमेंट्री किस में आती है? लाइफ लाइन बची नहीं अब, है ना? समझे कि नहीं समझे? ध्यान दे लीजिए, बहुत पहले समझा रहा हूँ, साल में निकल के पूरा। और हरकत मत करना। चलिए मैं तो ऐसा सोया करता हूँ। अरे सोता सुनिए, राउल्स लॉ लिखिए। किसका लॉ? मान लो दो कंपोनेंट हैं, 1 और 2, बाइनरी। अरे ये बाइनरी है ना, इसके कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, 1 2, ए या बी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो ये कहता है कि हर एक का वेपर प्रेशर हर एक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली मान लो दूसरे की बात करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर दूसरे उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर x2। ये इतना समझ आया? रॉल्स लॉ आएगा तो पहले तो थ्योरी लिखेंगे कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके डायरेक्टली की बात हो रही, इनवर्सली की हो नहीं रही है ना। फिर ये बोलेंगे कि अगर हम बोले कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, पार्ट कितने भी कर दें फाइनल चीज कितनी होगी 1, ओके। और ऐसे ही वेपर प्रेशर भी टोटल कितना होगा 1, P1 प्लस, देखो ये टोटल प्रेशर भी कितना होगा P1 और P2। P1 की वैल्यू क्या है P1 नॉट x1, P2 की वैल्यू क्या है P2 नॉट x2। यहां x1 की वैल्यू लेके आ जाएंगे, कहां से लेके आएंगे, यहां से x1 x2 बराबर 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस x2। तो यहां x1 की वैल्यू रखिए, काय की वैल्यू रखिए x1 की, समझ गए। और यहां से फिर P1 नॉट का मल्टीप्लाई P1 नॉट x1 और P2 माइनस P1 को क्या ले लिया है कॉमन, ठीक है। यहां तक लिख के आएंगे, क्या करके आएंगे, नोट्स में भी इसी सेम 10 पे 10, ठीक है, कर लोगे। अरे राउल्स लॉ में क्या लिख के आओगे, बोलो जरा, क्या लिख के आओगे राउल्स लॉ में? कि ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो एक दूसरे में वोलेटाइल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, वेपर बनाए जा सके, ठीक है। फिर से देखो, राउल्स लॉ कहता है कि
किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, दो कंपोनेंट है मान लो 1 और 2, तो 1 का वेपर प्रेशर P1 और उसका मोल फ्रैक्शन X1, 2 का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर P2 उसका मोल फ्रैक्शन X2। कांस्टेंट इसमें P1 नॉट और P2 नॉट लेंगे, ये बोलेंगे कि प्योर है तो वेपर प्रेशर इतना आएगा, फिर X1 प्लस X2 कितना होता है 1, और P टोटल P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू और X1 की वैल्यू लेके आ जाएंगे और P1 इनका मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा वेपर प्रेशर का। ओके चलो, रोल्स लॉ की बात हो गई खत्म? अरे हुई या नहीं हुई है बोलो? हो गई ना, चलो पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आइडियल नॉन आइडियल के बारे में। 1 मिनट, सभी लोग ध्यान से देखें। ऐसा सॉल्यूशन जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे किसको फॉलो करे? राउल्ट्स को। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे? और जो नहीं करे उसको? और आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकल में जनरली नहीं होता, पर कुछ एग्जांपल ऐसे हो चुके हैं जो पॉसिबल हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल, अरे है कि नहीं एग्जांपल? नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो यार? एन हेक्सेन एन हेप्टेन काय का एग्जांपल है? ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन काय का एग्जांपल है? बेंजीन और टॉल्यूइन काय का एग्जांपल है? आइडियल का। जल्दी सुनो जल्दी सुनो, क्या काय का एग्जांपल है? एन हेक्सेन एन हेप्टेन कहां लिखा है? ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, मीथेन नहीं है, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन और बेंजीन और काय के एग्जांपल हैं? आइडियल के। सुनिए, और एक और बात सुनिए, इसमें एक बात जो लिखी हुई है मैंने पहले समझा दिया था, मैं रिपीट भी कर दे रहा हूं, समझ आएगा। ए कौन होता है बेटा? सॉल्वेंट। बी कौन होता है? अपन मानते हैं सॉल्यूट है बी। तो जब डिजोल्व करेंगे इनमें तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? दो सॉल्यूशन को मिलाया अपन ने, इन दोनों को मिलाया, तो इसके पास भी ये होगा, इसके पास भी, तो या तो ए का अट्रैक्शन होगा, फिर बी और बी का होगा, और ए और बी का होगा, आपस में अट्रैक्शन होगा, है ना? तो आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें ए का अट्रैक्शन बी का अट्रैक्शन ए बी के अट्रैक्शन के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब दो सॉल्यूशन लिए अपन ने, कितने सॉल्यूशन लिए? दो। तो दोनों के सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, सोल्यूट के बीच का अट्रैक्शन बराबर होगा, और एक का सॉल्यूट दूसरे के सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? समझ गए पिक्चर क्या थी ये पे? अरे एग्जाम्पल याद करना है, यहाँ पे डेफिनेशन याद करना है। इसमें डेल एच बराबर, डेल एच मिक्सिंग कैसा होगा? 0। डेल वी मिक्सिंग कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड। नॉन आइडियल क्या है? जो राउल्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कौन है? नॉन आइडियल। उनने बोला कि डेल एच मिक्सिंग 0 होगी। डेल एच मिक्सिंग कितनी होगी? इनने बोला नहीं, जितना इनने बोला उससे कुछ वैल्यू आगे आएगी, तो पॉजिटिव डेविएशन, और कुछ वैल्यू नीचे आएगी। तो फिर यहां पे यहीं पे फिर बात करें पॉजिटिव में, देखो पॉजिटिव के केस में ए बी का इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन? ए और बी से क्या होगा? कम। ए और ए बी से के इंटरेक्शन के कम होगा, और इसी को उल्टा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल कब याद रहे कि आपको एग्जाम में खुद से लिख के आ जाओ, कब याद रहेंगे ये? एक बार पढ़ने में याद रह जाएंगे? अरे मेरे को नहीं रहते एक बार पढ़ने में याद, 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को देखना पड़ता है।
एक आध याद रहेगा, 2 याद रहेंगे, 3 याद रहेंगे। मान लो किसी चैप्टर में सब याद है लेकिन किसी चैप्टर में देखना पड़ेगा, है ना। तो सब टैलेंटेड ना बने, मेहरबानी करके रिवाइज कर लें। सुन लिया? अरे करेंगे कि नहीं? और बिना रिवीजन ये मत सोचना कि आखिरी दिन पूरा दिन भर रात भर पढ़ेंगे और एग्जाम में झंडे गाड़ के आ जाएंगे। सुन लिया? चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, कुछ नहीं रखा है, हैं? हाँ लगभग। अरे यार ये गलत बात है। इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन का एग्जांपल है पॉजिटिव। एक आध और लिखवाया होगा मैंने, देखना नोट्स में, एक आध और मिलेगा आपको। है क्या? एनिलीन लिखा है वो, फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन। वही मैं बोलूं कि भैया फिनॉल और एनिलीन ये नेगेटिव का है, काय का है? पॉजिटिव का नहीं है। मैंने इसको पॉजिटिव बताया, काय का ये काय का है? चेंज करो इसको। फिनॉल एनिलीन नेगेटिव का है। 1 मिनट। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ऐसे मिक्सचर या ऐसे सॉल्यूशन जो वेपोराइज फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में कंपोनेंट की कंपोजिशन सेम रखते हो या विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन के वेपोराइज्ड होते हो। जैसे एक सॉल्यूशन लिया, मान लो वाटर का और एल्कोहल का, वाटर का और इसको वेपोराइज कर दिया, तो इसका जो वेपर होगा उसमें वाटर मान लो 95% और एल्कोहल यहां 5% है, तो यहां भी उतने रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक का मतलब ये होता है बॉयल विदाउट चेंजिंग, वेपोराइज विदाउट चेंजिंग। 2 टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग का मतलब सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा लेकिन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम लेकिन वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा, और इधर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लेकिन वेपर प्रेशर बहुत कम। यहां पर द सॉल्यूशन विच शो लॉर्ज पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग होता है। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे वो कैसे होंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है? अरे पॉजिटिव और नेगेटिव में, ओके। अब इनका एग्जाम्पल देख लो, इथेनॉल और वाटर का एग्जाम्पल है, और नाइट्रिक एसिड वाटर का एग्जाम्पल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हो गया? चलो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर? सुन लें आप, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया
ध्यान दो आप जरा, 1 मिनट, सब लोग ध्यान दें। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके डेरिवेशन, इनके एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने यहां से इंपॉर्टेंट कितने बता दिए? 5। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? मान लो ये जो मैंने टॉपिक बताए इनमें से डेरिवेशन नहीं पूछना हुआ उसको, तो वो पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जाम्पल दीजिए और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेरिवेशन डेराइव कीजिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, आइडियल नॉन आइडियल विद एग्जाम्पल। बड़े नहीं आएंगे क्वेश्चन, याद रखना इसमें से डिफरेंस में, छोटे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल सहित 2-2 नंबर में आएंगे। अब बड़े क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग का डेरिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग का डेरिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेके आओ। समझ गए? कितने डेरिवेशन बोले मैंने? 4। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 में 2 डेफिनेशन बनेगी अंदर। क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आपको 1 मिनट सुनिए, जाकर पूरा सॉल्यूशन रिपीट करें, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिपीट करें, पूरा केमिकल काइनेटिक्स रिपीट करें। जो बच्चा आज इन तीनों को कंप्लीट करके सोएगा वो बहुत कुछ गेन कर लेगा, उसके पास फिर अच्छे दिन बचेंगे, वो उसके पास फिर रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा। और जो ये सोच लेगा अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, अभी आज कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, ठीक है। मैंने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स भी आपको इस चैप्टर के कवर करा दिए। ऑब्जेक्टिव पुराने पेपर के करें, स्टॉप कर दो।